साथियों नमस्ते। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा अपन सबसे पहले जानते हैं कि क्या है। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वह परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है वो जानेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे -4, -3, 5, 2, 3 ये सब क्या है परिमेय संख्या है। और p और q क्या है पूर्णांक है। और q नॉट इक्वल टू 0। अब ये पूर्णांक क्या है और p बट्टा q क्या है, क्या गणित है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले संख्या होती है एक तो प्राकृत संख्याएं। जो प्राकृत संख्याएं होती है वो होती है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्तों। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है जीरो, उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, शून्य को इंक्लूड कर देते हैं, वो होती है पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक। तो प्राकृत और पूर्ण संख्या में सिर्फ इस जीरो का ही अंतर है। ये पूर्ण संख्या में जीरो इंक्लूड होता है और प्राकृत संख्या में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। अब जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या होती है जीरो से लगा के प्लस में 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, और इधर माइनस में भी -1, -2, -3 लगा के माइनस इनफाइनाइट तक। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याओं में जीरो से अनंत तक पॉजिटिव और जीरो से माइनस के इन्फिनिट अनंत तक की संख्या सारी इंक्लूड होती है। ठीक है। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कोई संख्या लिखूँ 2, तो क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दो में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा वापस। जैसे कि जैसे 5 में अगर एक का भाग दे दूँ तो 5 ही आएगा। तो मैं इस 5 को 5/1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 5 क्या हो गई? 5 एक परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या जिसको अपन p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। लेकिन ये q है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब q की संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या के नीचे अगर जीरो आ जाता है तो वह संख्या इनफाइनाइट बन जाती है, अनंत। उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए पहली कंडीशन। और उसको p अपॉन q, और जहाँ पे p और q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। यहाँ लिखा है ना p और q क्या है? पूर्णांक है। मतलब ये पूर्णांक होने चाहिए। ये संख्या जैसे मान लो -2 है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं -2 को -2/1 लिख सकता हूँ। तो वापस क्या आएगा? -2 ही आएगा। और ये p अपॉन क्यू के रूप में हो गई। ये p पूर्णांक है, ये पूर्णांक में आता है, बिल्कुल ये पूर्णांक में -2 आता है। ठीक है। और q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है। तो ऐसी सभी संख्या क्या कहलाएगी? अपनी परिमेय संख्या कहलाएगी, जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। और जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं कि -3। -3 क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो इसको मैं -3/1 लिख सकता हूँ। तो ये p अपॉन क्यू के रूप में हो गया। और -3 भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। और q नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है। तो अपनी परिभाषा क्या है? वापस एक बार पढ़ते हैं। वे संख्या जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे -4, -3, 3, 5, 2, 3/4, 3/4, 10/5, जो भी है संख्या, उसको अपन परिमेय संख्याएं कहेंगे। आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्या जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लो कोई संख्या है 0.00124751, ऐसा कुछ कोई संख्या है। अब ये संख्या है, इसको अपन बट्टे में नहीं लिख सकते, p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगर बट्टे में या पॉइंट हटा के जीरो भी लगाएंगे तो
पूर्णांक संख्या नहीं आएगी इसमें भाग देने पर। तो ये जो संख्या है पॉइंट में लिखी हुई उसको तो कहेंगे अपरिमेय। अगर मैं पॉइंट उठा के लिख लूंगा तो वो परिमेय बन जाएंगी, लेकिन अगर मैं इसको 0.0000123 ऐसे लिखूं तो ये फिलहाल क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। अब √2, अब √2 का मान क्या था 1.414, तो इसको भी अपन परिमेय नहीं बोल सकते, ये भी क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। ठीक है, पाई का मान, ये पाई ये भी अपरिमेय हो गई। अगर सिर्फ 22/7, अपन को पता है कि पाई का मान 22/7 है, लेकिन 22/7 लिखा हुआ है तो है परिमेय। और अगर सिर्फ सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है पाई, तो अपन क्या बोलेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब वैसे मैंने एक सारणी बना रखी है, इसमें देखिए क्या लिखा है, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है, जो अपन ने अभी देखा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या में भी दो प्रकार की, जो मैंने अभी बताया, प्राकृत संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है। अब प्राकृत संख्या कौन कौन सी, अभी मैंने बताया था आपको, 1 से लगा के इनफाइनाइट अनंत तक की पॉजिटिव संख्या है, प्राकृत संख्या है। और इसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दूं मैं, अगर जीरो को शामिल कर दूं, तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बदल जाएगी, वो संख्याएं कहलाएगी पूर्ण संख्याएं। जीरो जिसके साथ में आ जाए, जीरो से इनफाइनाइट तक, वो सब सारी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्याएं। अब बात करते हैं आगे पूर्णांक संख्याएं। अभी मैंने बताया था आपको, माइनस इनफाइनाइट से लगा के प्लस इनफाइनाइट तक विथ इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को साथ मिलाकर, मतलब जीरो से इधर की संख्याएं और जीरो से माइनस की तरफ इधर की संख्याएं, सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। अब अपरिमेय में अपने देखा था अंडर के अंदर भी कोई भी चीज़ आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय। पाई भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय। और अपरिमेय कौन सी संख्या होती है, जिन्हें अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और पॉइंट में कोई भी संख्या दी हुई होगी उसको भी अपन क्या बोलेंगे, ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्याएं है। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा आपको। अब अपन बात करते हैं आगे वास्तविक संख्या रेखा। तो वास्तविक संख्या रेखा अपन क्या होती है वो आपको बताता हूँ, कि जीरो से प्लस धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और जीरो से इधर माइनस ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं सारी मिलके क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या रेखा कहलाती है। तो ये वास्तविक संख्या रेखा जीरो से इधर धनात्मक पूर्णांक और जीरो से इधर ऋणात्मक पूर्णांक ही वास्तविक संख्या रेखा कहलाती है। अब आगे वास्तविक संख्याओं के दो इम्पोर्टेंट गुण। तो इसके दो इम्पोर्टेंट वास्तविक संख्याओं के गुण क्या क्या है, एक तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसको अपन कलन विधि भी बोलते हैं, और दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये दोनों क्या है इसके बारे में जानेंगे। अभी 10th का जो नया सिलेबस है उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको अपन समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है, कि क्या है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। हालांकि ये क्या है, एक विभाजन विधि ही है, बेसिकली ये क्या है, एक विभाजन विधि है। अपन जानेंगे अब क्या है ये। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो यह दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ निकालने की एक विधि है। इसके द्वारा क्या निकालते हैं अपन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ, महत्तम समापवर्तीय निकालने की एक विधि है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, जहां a ग्रेटर देन b है, तो a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, जहां r क्या है, वो b से छोटा है, मतलब b बड़ा है। अब ये क्या क्या मामला है, समझेंगे इसको। जैसे मान लो ये यूक्लिड विभाजन क्या कह रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई संख्या है 5, 5 और दो संख्या है, तो 5 बड़ी है इससे, तो अपन क्या करेंगे, अगर इसमें 5 में 2 का भाग देते हैं, अगर अपन 5 में 2 का भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ बच जाएगा 1। तो अगर मुझे ये 5 वापस लाना है तो कैसे लाऊंगा, 5 इक्वल टू मैं क्या करूँगा, इस 2 से इस 2 को गुना करूँगा, मतलब इस
भाजक का शेषफल से, नहीं, इस भाजक का भागफल से गुना करूंगा, भाजक का इस भागफल से गुना करूंगा और ये जो शेषफल है वो इसमें जोड़ दूंगा, तो ये 5 आ जाएगा। आ गया 5। आपको समझ आया होगा कि ये जो भाजक है, इस भाजक का भागफल से गुणा करेंगे, प्लस में शेषफल को जोड़ेंगे, तो ये संख्या आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये कैसे आई? ये यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम समझाना चाह रहा है कि अगर कोई संख्या ए ग्रेटर देन मतलब बी है, मतलब ए बड़ी है, तो यहाँ 5 2 से बड़ा है, तो अपन ये कह रहा है कि अगर ए बड़ी है तो ए को रखेंगे अपन अंदर इस ब्रैकेट में, और जो छोटी संख्या है उसका भाग देंगे। ऑब्वियस सी बात है, छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी में, तो बी तो आएगी बाहर, ए रहेगी अंदर। अब ये कह रहा है कि बी का भाग ए में देने पर अगर यहाँ पे क्यू बचता है भागफल, और यहाँ पे इसका भाग देने पर शेषफल आर बचता है, एक बार भाग गया, जो भी बार एक्स बार भाग गया, फिर शेषफल आर बचता है, तो ये अंदर का जो ए है वो कैसे आएगा? इसको और इसको गुणा करेंगे, बी इंटू क्यू, और प्लस में शेषफल को जोड़ेंगे, तब ये आएगा। यही बात ये कह रहा है जो मैंने आपको समझाई। वापस इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लो मैं 7 लेता हूँ और मैं 7 और 2 लेता हूँ, तो 7 बड़ा है, तो बेसिक सी ऑब्वियस सी बात है, ये अपने ए हो गया, ये बी हो गया, तो 7 के अंदर अपन भाग देंगे, छोटी संख्या का भाग देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी अंदर। अब इसका भाग देंगे तो 2 तिया 6, पीछे बच गया 1। अब ये मेरे को 7 लाना है वापस, तो 7 कैसे आएगा? इसका और इसका गुणा करेंगे ऑब्वियस, प्लस ये जो शेषफल है इसका, इसमें जोड़ने पर अपन को 7 आ जाएगा। 2 तिया 6 प्लस 1 बराबर 7 आ गया 7। तो यही ये कहना चाह रहा है कि कोई संख्या ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए बड़ी है और बी छोटी है, तो इसमें इसका भाग देंगे बी का, बी मतलब छोटी है जिसका ही भाग देंगे, बड़ी वाली अंदर आएगी। भाग देने पर यहाँ पे अगर मान लो उसका क्यू मतलब भागफल बनता है और शेषफल आर बनता है, जो तो फिर ये जो ए है वो कैसे आएगा? बी इंटू क्यू प्लस आर। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। बस यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहना चाह रहा है, यही ये चीज है। अब इसके द्वारा अपन एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे वो अपन जानेंगे। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कि 26 और 91, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना, तो ये कैसे आएगा? 26 व 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है अगर अपन को, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले 91 बड़ा है 26 से, 91 बड़ा, तो अपने लिए ये हो गया, ये बी हो गया, तो उसी के थ्रू 91 कैसे आएगा कि 26 को क्या जोड़े अपन, तो 26 इंटू 2 करेंगे, प्लस में 13 जोड़ेंगे, तो ये आएगा 26 इंटू 3 करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, तब ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 78 प्लस 13, ये आ जाएगा 91। तो अपन इसको यूक्लिड विभाजन से कैसे करेंगे? सबसे पहले करेंगे 91 इक्वल टू 26 इंटू 3 प्लस 13, यह आ गया। अब क्या करेंगे? जो बड़ी है उसको लाएंगे बाहर, तो 26 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 13, यहाँ आएगा। अब ये 26 कैसे आएगा कि 13 को क्या गुणा करे और क्या जोड़े कि ये 26 आ जाए, तो 2 से गुणा करेंगे और 0 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो ये जो लास्ट में बच रहा है ना, ये यही अपना एचसीएफ है। अब ये थोड़ा आपको टिफिकल लग रहा होगा, इसकी इजी जो दूसरी गणित है, वो दूसरा मेथड है, वो है भागफल विधि, जो बहुत ही ईजी है। जैसे मैं 91 का भाग दे रहा हूँ, 91 बड़ा है, तो छोटे में बड़े का भाग देंगे ना, है ना, बड़े में छोटे का भाग देंगे, मतलब ये 26 का भाग देंगे 91 में, तो 26 का अगर इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 26 दूना 52, 26 दिया 78, तो ये 78 यहाँ आ जाएगा और इसको घटाने पर आएगा 13। अब क्या करेंगे?
कि इस ये 13 और 26, अब इसमें से बड़ा कौन है? 26 बड़ा है, तो 26 को ले लेंगे अंदर और 13 को रख देंगे बाहर। तो 13 को 26 में भाग देने पर आएगा 13 दूना 26 और पीछे बच जाएगा 0। तो अपना जो ये बचा है ना, ये अपना क्या है? एचसीएफ है। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से अपन इस तरह से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर मैं अगर 21 और 42 लेता हूँ, इसका मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले तो मैं जो बड़ी है, बड़ी क्या है? 42, तो 42 यहाँ लिखूंगा और छोटी वाली संख्या को बाहर रखूंगा। तो सबसे पहले 21 एका 21, 21 दूना 42, पीछे बच गया 0। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो यही संख्या हो जाएगी। ये जो बची है जिसका भाग दे रहे, वही अपना क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ये यूक्लिड विभाजन विधि है। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कि अगली अगली है अपनी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें इसमें क्या है ये अपन देखते हैं। प्रत्येक भाजक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है वो जानेंगे। कोई भी भाज्यक संख्या होगी, मान लो जैसे हो गई 10, तो इसको अभाज्य संख्याओं में भाग देना है तो अपन को अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। तो मैं से इसका भाग दूंगा 2, 2 का भाग जाएगा 10 में 5 बार, फिर इसमें किसका भाग जाएगा? वापस 5 का ही जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं। अपन को भाग देना है सिर्फ और सिर्फ किसका? अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। पीछे बच जाएगा 1। तो इसको 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, ये गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आगे, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, मतलब इसमें क्रम मायने नहीं रखेगा, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ये 2 × 5 है तो 2 × 5 ही रहेगा, या 2 × 7 नहीं कर सकते। 2 × 7 करेंगे तो ये वाला नंबर अपन को नहीं मिलेगा। इसकी जगह ये कह रहा है बिना क्रम के, मतलब इसको 2 × 5 लिखो या 5 × 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो अद्वितीय रहेंगे। मतलब यहाँ 2 × 5 है तो 2 × 5 ही रहेगा, 2 × 7 नहीं होगा। समझ गए आप? अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 60। 60 का अगर अपन भाग देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 30 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा। फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 का जाएगा, 3 पंजे 15। फिर 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो क्या मैं 60 को ये लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 3 × 5। तो ये यही कह रहा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कि इसको क्रम को अपन बदल सकते हैं। मतलब क्रम का कोई मायना नहीं है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 3 × 2 × 5, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 आगे ले आऊँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब लेकिन ये इस 5 की जगह मैं यहाँ पे 7 नहीं कर सकता, लेकिन क्रम बदल सकते हैं। तो ये यही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना अद्वितीय होता है, इसमें क्रम मायने नहीं रखेगा, लेकिन वो जो गुणनखंड है वो अद्वितीय है, वो उसके जगह दूसरा नहीं आ सकता। 5 है तो 5 ही आएगा, 7 है तो 7 ही आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे आगे ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं, जबकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन से अपन सिर्फ एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से अपन एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये अगला एग्जाम्पल है कि
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से एचसीएफ व एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन जानेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, तो संख्याओं में प्रत्येक कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा वो अपना एचसीएफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 6 और 20 कोई दो संख्या है उसका अपन एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं अगर 6 को सबसे पहले मैं अगर लिखूं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं 20 20 है तो 20 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 गुणा 5 गुणा, पहले तो 2 गुणा 2 गुणा 5 ये मैं लिख सकता हूँ। ये कैसे आया, इसमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग जाएगा 10 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार, तो ये 2 2 5 यहाँ से आया। ठीक है, अब अब मैं इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, दो की ये 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 भी लिख सकता हूँ। अब अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है तो अब इसको देखना है और इसको देखना है। अब ये क्या कह रहा है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ 3 और 5 तो कॉमन है ही नहीं, सिर्फ कॉमन क्या है 2, तो 2 की सबसे छोटी घात, यहाँ पे 2 की घात 1 है, कुछ नहीं है मतलब 2 की घात 1 है, और यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो सबसे छोटी घात इसमें है 2 की घात 1 बराबर 2, तो ये 6 और 20 का एचसीएफ है ना वो आ गया अपने पास 2। ये यही कह रहा है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। आपको समझ आ गया होगा कि ये 6 और 20 का जो है एचसीएफ 2 कैसे आया। एक बार वापस समझते हैं कि सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6 का अभाज्य गुणन करेंगे, 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6, फिर अपन 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का ही जाएगा, तो मैं 6 को लिख दूंगा 2 गुणा 3। ठीक है, समझ आ गया। अब अपन 20 का भी क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 20, तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार जाएंगे। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के नीचे 2 लिखेंगे, फिर अगर 2 है तो अब 2 के नीचे और कोई नहीं है तो इसको साइड में लिख दो, फिर 5 है तो इसको भी साइड में लिख दो, फिर जो कॉमन है उसमें से एक लेना है, इस 2 ये कॉमन है इसमें से एक उठा लो 2, ये इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब ये तो हुआ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब आगे जानेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम का निकालने के लिए संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यहाँ पे कॉमन की बात नहीं कर रहा है, जो पिछले में कह रहा था उभयनिष्ठ, तो यहाँ उभयनिष्ठ की वो बात ही नहीं कर रहा है। एलसीएम क्या होगा कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, मतलब कॉमन नहीं लेना है अपन को, हर एक चीज लेनी है लेकिन बड़ी से बड़ी घात लेनी है। ठीक है, अगर कोई कॉमन नहीं है और दोनों में से एक ही चीज है तो एक ही चीज को अपन को लेना है। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये कॉमन की बात नहीं कर रहा है। इसमें तो था कॉमन की सबसे छोटी घात, और इसमें है प्रत्येक प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब इसी 6 और 20 का अपन एलसीएम निकालते हैं, कैसे होगा, तो 6 और 20 का अपन निकालते हैं, ये 6 और 20, तो सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 3, फिर 20 के हो जाएंगे, अपन ने निकाले थे 2 की घात 2 गुणा 5। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, इसकी सबसे बड़ी घात हो जाएगी 2 की घात 2, फिर ये तो अब निकल गया। ठीक है, इसमें बड़ी 2 की बड़ी सबसे बड़ी घात 2 हो गई। अब उसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 की सबसे बड़ी घात 3 है। ठीक है, 3 की घात 1 हो जाएगा, फिर 5 में भी कोई सबसे बड़ी घात दिख रही है, कोई नहीं दिख रही, ये खुद है तो खुद को लिखेंगे, तो इसका मतलब इसमें किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो कॉमन है उस कॉमन में से सबसे बड़ी वाली घात को लेना है। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब ये हो जाएगा 2 की घात,
ये 2 की घात हो जाएगा 4 और 3 इंटू 5, तो इसका गुणनफल करेंगे तो 4 तेरी 12, 12 पंचे 60, ये 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आया आपको समझ? आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस समझ सकते हैं। अब अगली एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि एलसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है, वो अपन जानेंगे। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी है तो उन दोनों का जो अगर एचसीएफ लेंगे और एलसीएम लेंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे तो उन संख्याओं के गुणा के बराबर ही आएगा, ये कह रहा है। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे कि 6 और 20, इसका अपन एलसीएम भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो ये कहना चाह रहा है अगर ये धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी है तो ये ए हो गई, ये बी हो गई, किसी को भी मान लो। अब क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 और 20 गुणा एलसीएम ऑफ 6 और 20 इक्वल टू ए गुणा 20, मतलब 6 गुणा 20, ये आना चाहिए, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, तो अपन क्या करेंगे, एच सी एफ 6 गुणा 20 का एच सी एफ अपन ने निकाला था अभी पिछले एग्जाम्पल में, ये रहा। अपन ने निकाला 6 गुणा 20 का एच सी एफ क्या आया था, 2 आया था, और एलसीएम निकाला था तब क्या आया था, 60 आया था। वापिस अगर मैं इस संख्या को 6 इंटू 20 करूँ तो भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना दोनों। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, अपन देख सकते हैं कैसे। अब देखो, अब ये संबंध था। अब ये कह रहा है इक्वेशन कि 6 गुणा 20 का एलसीएम 60 है, तो 6 गुणा 20 का एचसीएफ क्या होगा। अब इसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है। अब ये कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ 6 गुणा 20 इज इक्वल टू 60, मतलब 6 और 20 का एलसीएम 60 है, तो अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अपने लिए क्या है, ए क्या हो जाएगा 6, बी क्या हो जाएगा 20। अब 6 और 20 हो गया, अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अपन को पता है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल टू ए गुणा बी होता है। तो एक अपने पास क्या है 6 गुणा 20, और एचसीएफ अपन को निकालना है। एलसीएम कितना दे रखा है 60, तो अगर एचसीएफ निकालना है तो ये 60 इसके बट्टे में चला जाएगा, तो 6 इंटू 20 बट्टा 60, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचा 2। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था कि 6 और 20 का एचसीएफ कितना होता है 2। तो आपको समझ आया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है, अगर कोई भी दो धन पूर्णांक है ए और बी, तो उन दोनों का जो एलसीएम है और एचसीएफ है, उन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हमें आएगा हमेशा। ये कोई भी एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हो। अब आगे की प्रमेय को अपन अगले वीडियो में समझेंगे। जो आगे की प्रमेय है वो क्या है और क्या कहना चाह रही है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ जो क्लास में पढ़ रहे हैं उन सबके साथ शेयर करिए, ताकि सबको फ़ायदा हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।